Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chemical bonding class 11th NCERT chemistry का ये लेक्चर नंबर probably L12 है, 12 नंबर या 30 नंबर लेक्चर है। और today we are going to start MOT, that is molecular orbital theory, molecular orbital theory। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो है इसमें इस चैप्टर में लेवाइस अप्रोच की बात की थी। हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड। एंड देन आफ्टर लेवाइस अप्रोच वी डिस्कस्ड अबाउट दैट VSEPRT, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। एंड देन आफ्टर दैट VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, and in valence bond theory we have discussed overlapping as well as hybridization। ठीक है, so all these important topics already we have covered, which you can see, which you can watch on the by clicking on the I button। ठीक है, also you can start freshly with the help of this I button। ठीक है, so today we are going to start MOT। okay, so let's begin the MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी या ऑर्बिटल थियरी। पहली बात, किसने इसको प्रपोज किया? हु प्रपोज्ड दिस? ये प्रपोज, वो प्रपोज वाला प्रपोज नहीं है जो आज है। ठीक है, दिस वाज प्रपोज्ड बाई एक साइंटिस्ट है, ह्यूंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ह्यूंड, और उन्हीं के एक साथ में और फ्रेंड है उनके, उनका नाम है मुलिकन। ठीक है, ह्यूंड एंड मुलिकन ने इसको प्रपोज किया का मतलब होता है प्रेजेंट किया, हमारे सामने ये लेकर आए। करेक्ट, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है जनरली, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट नाम होते हैं तो वहाँ पे आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा इसमें भी आप देख लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 1932 AD। मॉलिक्यूल क्या होता है हमें पता है, मॉलिक्यूल क्या होता है हमें पता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमें पता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का हाउस होता है। जनरली मैं इलेक्ट्रॉन का हाउस बोलता हूँ ऑर्बिटल को। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल का मीनिंग होता है कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। करेक्ट, ऑर्बिटल जो होता है उसको वेव फंक्शन साइज से डिनोट किया जाता है। तो जैसे कोई एटम होगा तो एटम का ऑर्बिटल होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं या इनका क्या रोल होता है? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए द कॉन्सेप्ट और द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी वाज पुट फॉरवर्ड। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मैं सिर्फ फीचर्स बोल के बताऊंगा आप लोगों को, आपको उनको याद रखना है। ठीक है, बिकॉज यू आर राइटिंग दैट डेस्क्रिप्टिव एग्जाम इन फाइनल एग्जाम्स। ओके, सो देयर मे बी द चांसेस टू हैव दिस क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक एटम के। ठीक है, इन द सेम वे जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और उन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। टोटल कितने पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, 7 पॉइंट्स होंगे ऑलमोस्ट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट एंड सेवंथ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, डिस्कस किया। अब देखिए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन करने से ही जो है आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं? नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स वही कंबाइन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो या कंपेरेबल हो। एंड एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिमेट्री। अगर प्रॉपर सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है अगर कंबाइन होते हैं तो जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दे फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यानी कि दो चीज़ें जरूरी है यहाँ पर। दो चीज़ें क्या क्या जरूरी है पॉइंट नंबर 2 में? फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम याद करते हैं एनर्जी एंड सिमेट्रिकल। एनर्जी एंड सिमेट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे किसी एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस जो होता है वो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको अफेक्ट करता है, ये बात हम जानते हैं, करेक्ट। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक एटम से तो ज़्यादा होगा, मे बी टू एटम्स और मोर देन 2 एटम्स, लेकिन एटलीस्ट 2 एटम्स तो होंगे ही होंगे। जब तक 2 एटम नहीं होंगे तब तक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। सो मिनिमम 2 एटम्स होंगे। अगर मिनिमम 2 एटम है तो उनके पास 2 न्यूक्लियस भी होंगे, क्योंकि एक एटम का एक न्यूक्लियस, दूसरे एटम का दूसरा न्यूक्लियस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 2 टाइप के न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, या 2 से ज़्यादा टाइप भी हो सकता है अगर आपका मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक है। मॉलिक्यूल कैसा है आपका, पॉली एटॉमिक। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के बेसिस पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सिंपल सा है, अगर एक ही मॉलिक्यूल है जो 2 एटम से बना हुआ है, तो उसमें तो क्या होगा, सेंटर जो होगा वो एक होगा, और जो जैसे एटम की बात करें, एटम का जो ऑर्बिटल होता है तो उसमें क्या होता है कि एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस होता है वहाँ पे। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, सिंस देयर मे बी 2 और मोर देन 2 एटम्स, तो उस कंडीशन में उसको पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल बोला जाता है। तो थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको एग्जाम में याद रखने में काम आएंगे। कि आपको बस इतना सा याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करता है, सेकंड पॉइंट में आपको एनर्जी और सिमेट्री की बात करता है, थर्ड पॉइंट में वो मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक जो होते हैं उनकी बात करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने अगर अपने नोट्स बनाएं तो वो अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और तो उनसे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। उनमें दोनों में से एक जो होता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो है उसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, BMO एंड एंटी, यानी कि ABMO। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट देखिए, ये जो BMO और ABMO है, क्या इन दोनों की एनर्जी सेम होती है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी में एक हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी के स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एनर्जी ज़्यादा होती है किसी सिस्टम की। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, लेस स्टेबल। दैट सिस्टम इज कॉल्ड लेस स्टेबल। और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम होती है देन दैट इज कॉल्ड मोर स्टेबल। ठीक है, क्या BMO और ABMO जो 2 बनते हैं, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है? आंसर है नहीं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो BMO होती है उनकी एनर्जी कम होती है। BMO एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ BMO बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो होता है ABMO जो होती है उसकी ज़्यादा होती है। कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा है, 3 लेटर इसमें 4 लेटर, इसमें 4 लेटर इसमें 3 लेटर, 3 लेटर वाले की एनर्जी कम, 4 लेटर वाले की एनर्जी ज़्यादा। बस ऐसे ही याद रखना है एग्जाम में। बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, नीट का या JEE का या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, उनमें अगर आप सारी चीज़ों को याद करने के लिए, रटने के लिए बैठेंगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर क्या करें, कुछ अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए, जो आपको याद रखने में क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट
हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 6 पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी, किसी न्यूक्लियस में किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर हमने बात की थी एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि द रीजन और द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जगह न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 न्यूक्लियस तो होगा ही होगा अगर आप बात करते हैं मॉलिक्यूल की। करेक्ट। नेक्स्ट, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की या इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वहाँ पर भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट, तो ये हो गया यहाँ पर अपने को प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, जूम करके देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब रूल्स जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो जो भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। इम्पोर्टेंटली ऑफ-बो प्रिंसिपल सभी को याद है, हुंड्स प्रिंसिपल सभी को याद है, और आपका पाउलीस एक्सक्लूसन ये भी सभी को याद है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और उसको हम बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान रखिएगा MOT के ये जो 7 पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द 7 पोस्टुलेट्स और 7 सैलिएंट फीचर्स, नॉट साइलेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। करेक्ट। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थे उनके अंदर हमने जो किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया था, याद होगा आपको ये सिंबल, इसको हम बोलते हैं साई। व्हाट इज इट कॉल्ड? साई। करेक्ट। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। और ये जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन जो होता है ये किसी इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है उसकी बात करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक वेव है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, 0x की वैल्यू क्या है 0, और ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी जो मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 क्या होती है, मीन पोजीशन। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम और या मिनिमम हो दोनों एक ही बात है। चलिए एम्पलीट्यूड की बातें तो आप लोग फिजिक्स में भी करेंगे, वेव्स वाले चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में। तो ये जो वेव इक्वेशन या वेव फंक्शंस जो होते हैं ये हम कैसे निकालते हैं, ये होता है जो हमारा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसको कब, जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे। कुछ लोग जो ग्रेजुएशन में जाएंगे, अब ग्रेजुएशन कौन करेगा भाई, जिसका अगर नीट और जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, नीट या जेई में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको तो ग्रेजुएशन नहीं करने की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है एकेडमिक वाला, ये तो है प्रोफेशनल कोर्सेज। आप जब नीट के बाद में मेडिकल की तैयारी करोगे, मीन्स मेडिकल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स करोगे तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। ऐसे ही इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है या जो डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होता है, वो भी एक प्रोफेशनल है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये कौन लोग करेंगे, जो कैपेबल है, जिनके पास दम है, दम खम है, और ये लोग तो बाकी बच्चे भी कर ही लेंगे। खैर, तो ग्रेजुएशन में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। तो ये जो हमें वेव फंक्शन मिलता है, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है, उसको सॉल्यूशन उसका सॉल्व करने से ही हमें ये मिलता है। ठीक है, इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन के साथ एक प्रॉब्लम है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये जो इक्वेशन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही ये एप्लीकेबल है।
यानी इसका अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए इस वेव इक्वेशन का, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होते हैं उनके लिए इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अब हमें पता है एटम के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल बन गया, देखिए कोई भी एटम होगा उसमें मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन की बात कर लो चाहे से, ठीक है। लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया तो वहाँ पर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहाँ पे तो फिर मॉलिक्यूल बनते ही वहाँ पे दो मिनिमम इलेक्ट्रॉन तो होंगे होंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, यानी स्क्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हम नहीं कर सकते, क्या करें फिर। तो इसी के लिए एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ किया गया है, एंड दैट अप्रोक्सीमेट मेथड इज कॉल्ड LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल दिया गया है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों वैसे तो सेम ही होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर हम आइडेंटिटी के लिए उनको अलग अलग बना देते हैं। एक A एटम है और दूसरा B एटम है, दोनों हर तरह से सेम इलेक्ट्रॉन है, दोनों हर तरह से सेम क्या बोलते हैं जिसको एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इनके पास में? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ ही जाएगी आपको। अब देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हाइड्रोजन के पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको हम लिखते हैं 1s1। क्या लिखते हैं इसको हम? 1s1, ठीक है, ये भी पता है। अब एटम है तो एटम का ऑर्बिटल भी होगा। अगर एटम का ऑर्बिटल है तो उसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ना कोई वेव क्या बोलते हैं इसको, वेव इक्वेशन भी होगा या वेव फंक्शन भी होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं हम साई ए और इसके लिए हम मान लेते हैं साई बी। वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये क्या बताता है हमें? ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो 2 एटम है हमारे पास, वैसे तो दोनों हर तरफ से सेम है, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने क्या कर दिया, इनको दोनों को एक नोटेशन यूज करने के लिए अलग अलग दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक सिंपल सा। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इनका चलो मैं यहाँ दूसरा बाद में बताऊँगा, पहले इधर फर्स्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आप लोगों ने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या होता है इसमें ये होता है कि जब 2 वेव फंक्शंस आपस में इंटरफियर करती है तो उनका एम्पलीट्यूड जो होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एडिशन होता है इसमें एक प्रकार से। किसका एडिशन? वेव फंक्शन। किसके वेव फंक्शन? एटम के ऑर्बिटल्स के, ठीक है। एक एटम, उसका ऑर्बिटल और उसके ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है, एक एटम और उसके ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है उसका यूज़ किया जाता है इसमें एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब आप एक एटम का वेव फंक्शन दूसरे एटम के वेव फंक्शन के साथ में जब आप ऐड करते हैं, यानी दोनों का आपस में क्या होता है? एडिशन होता है। तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। व्हाट इज इट कॉल्ड? सिग्मा, एंड दैट इज कॉल्ड BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, दूसरा वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, उसको हम बोलेंगे डेस्ट्रक्टिव। What is it called? Destructive interference।
क्या होगा इसमें, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको सिग्मा स्टार से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड ABMO, दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब ये वेव फंक्शन जो होते हैं उन आपस में जब इनका क्या होता है, इंटरफ्रेंस होता है, सिंपल सी बोल सकते हो कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बस। तो जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस कंडीशन में जब दोनों की एनर्जी आपस में ऐड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस दैट गिव्स एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब दोनों की एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। किस केस के लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, एक एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज होती है ये। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग का, तो उसके लिए आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर 4.19 होगा आई थिंक, फिगर 1.4.19, यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं, फिगर 4.19। इसमें देखिए क्या दिया हुआ आपको, इसमें आपको एनर्जी का एक डायग्राम दिया हुआ है, मतलब कंपैरिजन दिया हुआ है, और इसमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया है। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है साई ए एंड साई बी। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है, दोनों एक ही लेवल पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनके पास ऑफ कोर्स एटम है तो उसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल भी होगा, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसके पास उसका कोई वेव फंक्शन भी होगा। अब अगर इनके पास वेव फंक्शन है तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं या कंबाइन होते हैं तो उनमें दो पोजीशन हो सकती है। एक कंडीशन में जो है एनर्जी का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दोनों की एनर्जी ऊपर चली जाती है। ऊपर चले जाने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो कि कैसे बनते हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव, ये वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से बनते हैं। और दूसरा वाला जो है आप उसमें देख सकते हैं एक बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो नीचे की तरफ है। एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी लेवल की रेस्पेक्ट में बात करें तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो कम है। तो जिसकी एनर्जी कम है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। करेक्ट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है या ऑर्बिटल होता है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू BMO। ABMO की एनर्जी यानी कि ABMO की स्टेबिलिटी कम होती है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज इसकी एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो ये जो फिगर 4.19 है इम्पोर्टेंट है, इसको सभी लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखिएगा, अच्छे से लर्न करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ ही जाएगी आप लोगों को। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में देखिए एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब ये जो एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है उसमें तो क्या होता है कि जो वेव्स होती है वो दो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। रीइंफोर्स का मतलब होता है उनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के अंदर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती है। और कैंसल आउट करने का मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है BMO, ये वाला
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है वो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में होता है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, अच्छा अगर दोनों के ही इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाते हैं, यहाँ पर इस इलाके में अगर मान लीजिए दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन होगा, और आपको पता ही है कि जब रिपल्शन होता है तो स्टेबिलिटी वैसे ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, किस केस में, जब इंटरफेरेंस कौन सा होता है इनका, ऐसे रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है BMO में के, वो क्या होती है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन जो होता है न्यूक्लियाई के बीच में वो बहुत ही कम होता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो स्पेस होता है उससे बहुत दूर होती है। इनफैक्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक नोडल प्लेन भी होता है, एक नोडल प्लेन। अब नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नोडल प्लेन एक ऐसा जगह या एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे नोडल प्लेन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रिपल्शन जो होगा न्यूक्लियाई में वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ओके, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको पास में रखते हैं या पास में लाते हैं। और अगर न्यूक्लियाई पास में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको बांध करके, होल्ड करके रखते हैं, और उससे क्या होगा, जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। लेकिन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, अच्छा ये तो हमने बता दिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ये तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसका रिवर्स जो होगा वो होगा इनकी एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को डिस्टेबिलाइज करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल वाले BMO जो है वो स्टेबिलाइज करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग यानी कि ABMO है वो डिस्टेबिलाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर उनका जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है दैट इज मोर बिटवीन with respect to the attraction that is present between the nucleus that is positive part and electron that is negative part। ठीक है, और अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से भी आपने देखा है, अभी फिगर 4.19 की हेल्प से आपने देखा कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है, उनका जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो पेरेंट एटॉमिक लेवल से ऊपर होगा, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उनका एनर्जी का लेवल जो आपके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उनकी एनर्जी से कम होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, क्या टोटल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, ऑफ कोर्स नो। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा ही एप्लीकेबल होता है। कोई भी प्रोसेस हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ये हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, इसके लिए तो हमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है आपस में मिलते हैं फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्या इसके लिए कोई कंडीशंस भी है? यस, conditions for combination of atomic orbitals। कंडीशंस किस बात के लिए, कंडीशंस है कि एमओ का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमें फॉर्मेशन कराना है। करेक्ट, पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर पाएंगे जिनके पास इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी होती है, इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी होती है। इक्वल एनर्जी किसके पास होनी चाहिए एनर्जी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से तो हमें क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है।
एक का एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर बनाएंगे MO प्लस MO। एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर इन दोनों का एनर्जी इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है तभी ये काम हो पाएगा, पहला पॉइंट। तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से याद रह जाएगा ये। तो अब एनर्जी का लेवल तो आपको पता होना ही चाहिए कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है उसमें फील करते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा 1s 2s 2p6 3s 3p6 4s 3d, ये एनर्जी का ऑर्डर तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम किस में एनर्जी फील करते हैं, इसमें, फिर इसके बाद इसमें, 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 ये इनका एनर्जी का ऑर्डर है। यानी अगर दो इक्वल एटम हैं, दो इक्वल एटम है, दोनों एक जैसे यूनिफॉर्म एटम है, तो इसका मतलब है कि उनके दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वली होगी। तो 1s ऑर्बिटल जो है 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो इजीली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, हमें उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन क्या 1s का ऑर्बिटल, is it possible that 1s orbital can combine with 2s orbital? Of course no। क्यों? क्योंकि दोनों एटम जो है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, सिमेट्री। अगर दोनों का एनर्जी इक्वल है, दोनों का एनर्जी इक्वल है लेकिन सिमेट्री अलग अलग है तो भी नहीं हो पाएगा। तो सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए बाई कन्वेंशन एक आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो जेड एक्सिस का जो होता है उसको हम बाई कन्वेंशन, जो जेड एक्सिस होता है उसको हम मॉलिक्यूल का एक्सिस माना जाता है या मॉलिक्यूलर एक्सिस का उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका सिमेट्री सेम नहीं है तो उस कंडीशन में उनका ओवर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ Px, इसको मैं बोल दिया Pz, दिस इज Py, Px Py Pz, ओके। नाउ दिस Pz is considered as molecular axis, this is called molecular axis, this is called molecular axis। अगर कोई एटम का एक ऑर्बिटल जो है अगर वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अब एक और दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए और उसके लिए भी आपको ऐसा ही कंसीडर करना है। ये है आपका Py, ये है आपका Px और ये है आपका Pz। अगर दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो Px में है, सॉरी Py में है, तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन का चांस है कोई? ऑफ कोर्स नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों का एनर्जी तो इक्वल ही है, दोनों का एनर्जी तो क्या है, इक्वल ही है। Px Py और Pz तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन सिमेट्री अलग अलग हो गई, इसकी सिमेट्री इस डायरेक्शन में है, इसकी सिमेट्री इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं या जिनको कंबाइन करना है उनका सिमेट्री भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया अभी 2pz, अगर किसी एटम का अगर 2pz ऑर्बिटल है तो ये किसी दूसरे एटम के 2pz के साथ ही कंबाइन कर पाएगा, 2px या 2py के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है किसकी, सिमेट्री की, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, करेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा और इतना ही ज़्यादा उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने का मतलब ये होता है सिंपल सा कि एक एटम का एक न्यूक्लियस, दूसरे एटम का दूसरा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ओवरलैप होगा। ये तो बात हो गई इसके कंडीशंस की।
अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी टाइप्स ऑफ एमोस। मोमोज नहीं है, एमोस है ना। मोमोज का एमो नहीं होता है, इसमें केवल एक ही एमो है, मोमोस। ठीक है, मोमोस तो जानते होंगे आप लोग सभी। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बात किया था, हमने S P D F G H I J, है ना, ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स के नाम है। इन द सेम वे जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी क्या होते हैं, उनको भी कुछ स्पेशल सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा हो गया, नेक्स्ट पाई, सिग्मा, पाई, डेल्टा, एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा इसलिए लगा दिया क्योंकि आपके लेवल पर इन 3 की बात करेगा वो, मैक्सिमम 2 की, तीसरा भी बाद में यूज़ होगा, ये भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखिए नोमेनक्लेचर ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसके अंदर जो सिग्मा है उसको हम कब यूज़ करेंगे, हम सिग्मा को कब यूज़ करेंगे, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं बॉन्ड एक्सिस के, और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये क्या होता है भाई, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, तो देखिए अगर हमें 1s ऑर्बिटल मान लीजिए एक यूज़ करना है, एक एटम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल। एक दूसरा एटम है उसी के जैसा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है और उसका भी इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल इन दोनों में कॉम्बिनेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, जो बॉन्ड एक्सिस होगा उसके अराउंड सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं उनको सिग्मा टाइप बोला जाता है, और उनको बोलेंगे हम सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। कैसे, क्या हो गया ये अचानक से, देखिए 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, दूसरा 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैपिंग किया। ओवरलैपिंग करने से तो बनता है ना मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन। 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों ने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 एमओ बनेंगे। 2 एमओ में से एक जो है उसको हमने नाम दिया सिग्मा, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा स्टार। ठीक है, ये तो हो गया इनका वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा वाला का है, 1s का, तो इसको यहाँ लिख देंगे हम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये ऐसे लिख दिया, करेक्ट। सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का टाइप। ठीक है, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस पे लेते हैं आप, या जेड डायरेक्शन में लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब 2pz ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है किसी 2 एटम्स के 2pz ऑर्बिटल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये तो कौन सा एग्जांपल लिया हमने, 1s का। अब हम बात करते हैं 2p की। 2p में भी क्या होता है, देखिए 2p, और 2p में x हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल 2pz की। 2pz वर्सेस एंड 2pz, एक एटम का 2p और दूसरे एटम का भी 2pz। ये मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है, इसको हम मानते हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस जो होती है, अगर वो जेड डायरेक्शन में होती है, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे, एक ये है एक ये है, 2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इन दोनों के लिए अलग अलग नाम होगा, एक BMO होगा और एक एंटी BMO होगा। तो जो BMO होगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz, और एक दूसरे को बोलेंगे हम सिग्मा स्टार 2pz। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन क्या 2px और 2p वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं क्या वो नहीं बनाते, यस वो भी बनाते हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं न्यूक्लियर, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव लोब जो होता है और नेगेटिव लोब जो होता है वो दोनों अलग अलग प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं। तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं पाई। व्हाट इज दैट, पाई, करेक्ट। तो देखिए कैसे होता है, मान लीजिए 2px
एक एटम का, दूसरे एटम का लिया आपने 2px, या एक एटम का है 2py तो और दूसरे एटम का है 2py। इन दोनों की एनर्जी जो है वो दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों की भी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सेम एनर्जी वाले और सिमेट्री भी दोनों की सेम ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो इस कंडीशन में बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको बोला जाता है पाई पाई, और एक तो होता है BMO पाई, और जिसके स्टार लग जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो ज़्यादा होती है। और पाई स्टार जो होता है एंटी बॉन्डिंग वाला, उसके अंदर एक नोडल प्लेन होता है। याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको दे देगा 2s 2px 2py 2pz। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें नोडल प्लेन होगा। तो इनमें से आंसर हो जाएगा या तो 2px या 2py। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये दोनों देते हैं 2px या 2py। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पाई स्टार। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए फिर से एक आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं इनको। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम देखे थे, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके भी एनर्जी डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, सो दीज एनर्जी डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, दीज एनर्जी डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, यू शुड लर्न देम वेरी केयरफुली। इसके बाद में फिगर 4.20 बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। फिगर का मतलब यहाँ पर ये है कि इसी से आपको पता चलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, और किसका एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, किस में नोडल प्लेन होता है। तो ये सब देखने के लिए आपके पास 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है, 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर ऐसे एटम्स जिनके पास 1s ऑर्बिटल है, ऐसे एटम्स जिनके पास 1s ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अगर ऐसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं 1s वाले, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 1s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s, एक ऐसा ही दूसरा एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s है और ये भी 1s है। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसको हमने अलग डायरेक्शन में शो किया है। ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए अगर दोनों की एनर्जी सेम है या ऑलमोस्ट सेम है तो इसका मतलब है कि उनमें कॉम्बिनेशन होगा। अब जब इनमें कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्शन को यहाँ पर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, देखे, अब जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको ही तो बोलते हैं हम एंटी, और एंटी के लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे स्टार वाला, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। नाम क्या होगा इसका, ABMO। ABMO क्यों बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऐसा भी पोजीशन हो सकता है जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है इसको हम बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। ठीक है, अब इसमें कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये कैसे बनते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम बात कर लेते हैं। एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ में उसका न्यूक्लियस है। दूसरा एटम है, उसके पास उसका एटम और उसका न्यूक्लियस है और उसके पास उसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्फेरिकल है लेकिन ये स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अब
दो न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इस कंडीशन में जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s। ये तो हो गया पॉजिटिव। किस टाइप का इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको BMO बोला जाता है। ठीक है, याद है हमें, पहले से हमें पता है। इनका कैसे बनता है इसके लिए भी आपको याद रखना होगा। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s का, इसको भी आप लिख सकते हो 1s। एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, दूसरा एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये होगा 1s होगा। अगर इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक नोडल प्लेन मिलेगा आपको, एक नोडल प्लेन मिलेगा और उस नोडल प्लेन के दूसरी तरफ, दोनों तरफ ऐसा कुछ करके आपको डायग्राम बना के दिखाना है। ये पॉजिटिव, ये सिंबल पॉजिटिव, ये सिंबल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। ये एक ऐसा प्लेन है, जहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। तो ये जो बनेगा इसको भी हम बोलेंगे सिग्मा 1s, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्टार लगा के, दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s। ऐसा ही हम बना सकते हैं 2s के लिए भी सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। बस जहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो है इसको चेंज कर दीजिए और ये 2s के लिए बन जाएगा। ठीक है, 2pz के लिए आपको बना के देखना है। 2pz के लिए आपको डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिगर 2.4.20 वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। 2pz के बाद में इसमें आपको दिखाया गया है 2px का मान लो या 2py का मान लो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों x और y जो हैं वो दोनों क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। x और y क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं जिसको, एकदम सेम मीनिंग वाले ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटली ये जो हमारे पास इतने सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे बन गए ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, सॉरी ये BMO है, BMO कौन से बन गए भाई, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, ये तो पता है, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s। ठीक है, फिर उसके बाद में सिग्मा 1s के बाद, अच्छा इसमें पहले आपको यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ले लीजिए चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। फिर इसके बाद में आता है सिग्मा स्टार pz, 2p आएगा क्योंकि 2 तो मस्ट है, और इधर आएगा आपका, अच्छा स्टार इसमें लगा दिया, स्टार इधर लगाना भाई, इसके लगाना है 2pz, इसके स्टार नहीं लिखा, स्टार इसके लगेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला जो होता है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 2px और 2py वाले जो होते हैं उनको पाई से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई 2px, यहाँ पे पाई 2py, सॉरी x। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाला जो होगा उसके ऊपर आपको स्टार लगा देना है। फिर ऐसे ही पाई, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका जस्ट नीचे लिख रहा हूँ पाई 2py, और इसका नीचे वाला यहाँ लिख देता हूँ पाई 2py, यहाँ पर भी स्टार लगेगा। ठीक है, इतने सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, करेक्ट, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। अब क्या इनका कोई फिक्स ऑर्डर होता है, जैसे हमने याद किया था 1s 2s 2p6 3s2, ये वाला डायग्राम आपको याद होगा ऐसा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसा एक डायग्राम था, एक ऑर्डर था जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील करते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी का। सेम वे यहाँ पर भी अपने को एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दिस वर्क हैज़ ऑलरेडी डन
ऑल दिस वर्क हैज़ ऑलरेडी डन बाय साइंटिस्ट। और इसके लिए जो हेल्प करता है, एक इम्पोर्टेंट बोलते हैं इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक वर्ड होता है, एक ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली, या सिंपली बोल सकते हो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सब फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक। ठीक है, नाइट्रोजन तक हमें याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है किसके लिए, ये है सबके लिए। ठीक है, कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेके आपका नाइट्रोजन तक। क्या याद रखना है, सिग्मा 1s, इसका एनर्जी सबसे कम। ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। इसके जस्ट बाद में आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s के बाद में सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s के बाद में आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा 2s के बाद में आएगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में देखिए px और py वाले जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं उनकी इक्वल होती है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, px और py के लिए तो हम पाई नोटेशन यूज करेंगे 2px, और ये दोनों इक्वल किसके होंगे, पाई 2py के। यानी इन दोनों की एनर्जी हमेशा इक्वल होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। ये एनर्जी में पहले एक इलेक्ट्रॉन हम जैसे वहाँ पढ़ते फील करते थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फील करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें फील करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा और एटम है जिसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को एक ही जगह पर नहीं फील कर देना है, दोनों को यहाँ पर एक ही जगह फील नहीं कर देना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट 2px 2py हो गया। इसके बाद में आपका आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ठीक है, इसके बाद में इनके जो हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, वो होंगे कौन कौन से, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px एंड दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इन दोनों की एनर्जी हमेशा सेम होती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब इसका बच गया एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये इतने सारे आपके सिलेबस में है, बस इससे ज़्यादा वाले जो सिलेबस है वो आपको आगे हाई लेवल में जाके काम आएगा। क्लास 12 तक आपको ये सफिशिएंट है। ठीक है, ये किसके लिए था, ये था आपके हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए थोड़ा सा कहानी अलग है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज कैसे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ इसका भी ऑर्डर जल्दी से फटाफट, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ एक को ही, या तो ये वाला ऊपर वाला याद रख लीजिए या ये नीचे वाला याद रखिए, दोनों को याद रखने की कोशिश करेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा ही गलत आंसर निकाल कर आएंगे बॉन्डिंग ऑर्डर का। चलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए बात करते हैं। सिग्मा 1s सबसे पहले आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सेम ही है। फिर आता है सिग्मा 2s, यहाँ पे भी सेम ही है। सिग्मा स्टार 2s, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी सेम ही है। अब देखिए, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये जो 2pz होता है, इसकी जो एनर्जी होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया कि इसकी जो एनर्जी होती है वो इसके कम होती है। तो ये पहले आएगा सिग्मा 2pz, ये पहले आएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन का साइन, और इसके बाद में ये दोनों आ जाएंगे, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या और कोई ट्विस्ट बाकी है, देखिए ध्यान से, अब तो कोई ट्विस्ट नहीं बचा है, अब तो कोई ट्विस्ट नहीं बचा है। ठीक है, सिग्मा 1s हो गया पहले, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py। यानी इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया, सिर्फ इन दोनों का ही ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी उनको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पाई, और इसके लगा दो आप स्टार 2px,
इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसको कर दो बंद, और इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये होता है इनका ऑर्डर। करेक्ट। किसका ऑर्डर है ये? हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर है किसका? ये है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने तैयार कर लिया ग्राउंड। अब ग्राउंड तैयार हो गया है तो अब क्यों ना बैटिंग की जाए, क्यों ना बैटिंग की जाए। बैटिंग करने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स फील करके देखा जाए कि कौन से एटम के कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को फील करने का जो काम है और इससे रिलेटेड जो बॉन्ड की जो पैरामीटर्स होते हैं, ये सब बातें जो है हम करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। ध्यान रखिएगा आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं उसमें। ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपके पास एक ही तरीका है, अगेन एंड अगेन वॉच द वीडियो। ठीक है। अगर आप वीडियो को फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा ही अच्छा रहेगा। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।